हम सब इस वीडियो में सीटेट, टेट और बीओ से संबंधी अन्य प्रश्नों को देखेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आंसर में ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। तो इसके पीछे की कुछ चीज़ों को हम जान जाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान प्रस्ताव को बनाया किसने इसको कब इसको अंगीकार किया गया, मतलब कब इसको लिया गया और किसने इसे पेश किया, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो हमारा सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर हमारा होगा सिकंदर हयात खान। इससे रिलेटेड चीज़ों को मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान प्रस्ताव को किसने, ये तो पता चल गया कि किसने इसको बनाया, किसने तैयार किया इसकी रूपरेखा को, और कब इसको अपनाया गया। तो ये अपनाया गया है हमें 23 मार्च 1940 को। सब लोग डेट नोट कर सकते हैं, 23 मार्च 1940 को इसे अपना लिया गया था। ठीक है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव को पेश किसने किया था? बनाया ज़रूर सिकंदर हयात खान ने था, लेकिन इसको पेश किसने किया था? तो वो थे फजलुल हक। इनका पूरा नाम था AK फजलुल हक। इन्होंने इसे पेश किया था। और इसमें एक नाम दिया है रहमत अली। रहमत अली क्यों फेमस थे? क्योंकि इनको पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का संस्थापक बताया जाता है। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट नोट कर सकते हैं आप सभी। इसके तहत ये बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान को भारत से अलग किया जाए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? यहाँ ऑप्शन हमारा, फिर से हम क्वेश्चन को दोहरा देते हैं, जिसे पता है वो कमेंट कर सकता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं जॉर्ज 5, जॉर्ज 6, राजा एडवर्ड 7। तो हमको ये पता होना चाहिए, सबको याद होगा कि 1911 में जॉर्ज 5 इंडिया आए थे जब दिल्ली दरबार लगा था, और उस समय कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उस समय पहला फैसला लिया गया था कि कलकत्ता से हमारी राजधानी को शिफ्ट करके हटा करके दिल्ली किया गया था। दूसरा है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और पहली बार राष्ट्रगान भी उसी समय में गाया गया था। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी जॉर्ज 5 के बारे में, जो कि कब आए थे? 1911 में आए थे। 1911 में भारत आए, जब पहली बार कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हुई। दूसरा है हमारा पॉइंट कि पहली बार जनगण मन, मतलब हमारा जो राष्ट्रगान है वो उसी समय गाया गया। और तीसरा है कि बंगाल का विभाजन इन्होंने पूरी तरह से रद्द कर दिया था। लेकिन हमारे पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे जॉर्ज 6। ये सब लोग याद कर लें, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने किस प्रांत के लोक निर्णायक स्तुति की थी? मतलब किसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी? किसके लोक निर्णयार्थ, मतलब लोगों के निर्णय के अनुसार चिंता किसमें की थी? तो माउंटबेटन प्लान, हम सबको पता होना चाहिए कि इसका एक दूसरा नाम भी था, 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान, जिसमें उत्तर सीमांत प्रांत, जिसको आज के समय में पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, जिसके बारे में माउंटबेटन प्लान में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की गई थी। तो ये पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए।
पहला तो ये कौन सा स्थान था, तो वो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था। और दूसरा कि इसका आज वर्तमान में नाम क्या है, तो इसका वर्तमान में भी नाम हमको याद हो जाना चाहिए, पख्तूनख्वा। ठीक है, ये इसका आधुनिक नाम है। अगला इसी से रिलेटेड कि इसका और क्या नाम था, माउंटबेटन योजना का अन्य क्या नाम रखा गया, तो माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम रखा गया था 3 जून योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 244 ZD, अनुच्छेद 242 ZD, अनुच्छेद 243 ZD। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 ZD, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे अब जान लेते हैं और भी अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 244 ZD किससे संबंधित होता है। अब अनुच्छेद 244 ZD जो है वो अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो भी राष्ट्रपति उसको तय करता है कि कौन से क्षेत्र जो है अनुसूचित है, उन सारे अनुसूचित क्षेत्रों की सूची जो है वो 244 ZD के अंतर्गत आती है। अब हम एक बात और जान लेते हैं कि अनुच्छेद 239 से 241 तक किस बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 241 तक जो है वो संघ शासित प्रदेशों के बारे में संबंधित है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर से पूछे गए हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ज़रूर से आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, मतलब कौन सा ऐसा मूवमेंट है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण आती है। ठीक है, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप। तो सबसे पहले हमको जान जाना चाहिए 3 तरह के प्लेट मूवमेंट होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स 3 तरह के मूवमेंट दिखाते हैं। पहला होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट का मतलब जब 2 प्लेटें आपस में एक पास आती हैं और एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब होता है पास आना। डाइवर्जेंट यानी कि जब वो दूर जाती हैं, तो जब दूर जाएंगी तो किसी भी तरह का मूवमेंट होगा, तो वो जो दूर जाती हैं तो उसी को डाइवर्जेंट मूवमेंट, और जब एक दूसरे से सटे हुए आगे पीछे वो मूव करती हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट कहते हैं। तो उससे संबंधित है हमारा ये भूकंप, क्योंकि जब भी टकराती हैं तो ये भूकंप वहाँ पर आता है। जब भी 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ भूकंप आने की संभावना हो जाती है। तो ये भूकंप ही ऐसा है जो टेक्टोनिक प्लेट के वजह से आता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बाढ़ जो है वो बहुत अधिक पानी आएगा तब आएगा, और भूस्खलन भी इसका एक रीज़न हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो भी भूस्खलन होता है, और चक्रवात जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तब चक्रवात आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट जो कि हम लोग क्लास 3rd या 4th की बुक्स में भी पा जाएंगे। इनपुट, इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। सीधी सीधी बात है, ऐसा मेथड जिससे हम किसी भी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या फिर ऑर्डर दे सकें, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो अगर हम देखते हैं मॉनिटर, आउटपुट जो होता है वो हमको रिज़ल्ट देता है, तो रिज़ल्ट हमें दिखाई दे सकता है, सुनाई भी देता है, और साथ में ही हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो मॉनिटर से हमको दिखाई देता है, प्रिंटर से हमको प्रिंट होकर के मिल जाता है। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है। तो बच क्या गया, टच स्क्रीन जो हमारी मोबाइल की है वो इसका आंसर होगा। ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है।
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हम जान जाते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऑप्शन यहाँ देख लें हम, ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स एंड ओपन ऑफिस। इसका मतलब ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि जिसमें हम कुछ भी बदलाव कर सकें। अगर हम बदलाव करते किसी भी सॉफ्टवेयर में हम बदलाव करते हैं तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो हमारा इसमें एक ही ऐसा है जिसमें हम कोई बदलाव खुद से नहीं कर सकते हैं, और वो है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप सब लोग चेक कर सकते हैं, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप वो चेक कर सकते हैं। बाकी सब में कोई ना कोई कलर बदलने का ऑप्शन, टैगिंग का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें उसमें बदलने के लिए दी होती हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। हमारा क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में जो गोल्डन राइस हम लोग देखते हैं, गोल्डन राइस के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, उसमें बीटा कैरोटीन नामक एक जीन पाया जाता है, वो कहाँ से आता है। तो इसके ऑप्शन में दिए हुए हैं गाजर, डैफोडिल्स, चुकंदर और पपीता। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की मदद से ही इसमें जो है बीटा कैरोटीन पाया जाता है। देखिए, 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन जो कि डैफोडिल्स और सेसाइस डैफोडिल्स सेसाइस होते हैं, और दूसरा है मृदा जीवाणु, जिनको हम इर्विनिया यूरेडेवोरा से कर्टल के साथ चावल के स्वरूप में परिवर्तन के द्वारा राइस का निर्माण किया जाता है। तो हमारा इसमें आंसर है डैफोडिल्स। नेक्स्ट है चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन किसे कहा जाता है। चक्रीय निर्धन तो ये दिया हुआ है जो सदैव निर्धन रहते हैं। तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आंसर आएगा, जो सदैव निर्धन रहते हैं या गरीब हो रहते हैं, कर्ज लेते हैं, दोबारा वो गरीब हो जाते हैं और गरीब से गरीब होते जाते हैं, तो उन्हें चक्रीय निर्धन कहते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा आंसर सही होगा जो अधिकांश समय तक धनी रहते हैं पर कभी कभी निर्धन हो जाते हैं, उनको हम चक्रीय निर्धन के नाम से जानते हैं। चक्रीय निर्धन उन्हीं को कहा जाता है जो अधिकांश समय धनी रहते हैं लेकिन कभी कभी वो निर्धन हो जाते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो हमारा इसका आंसर दिया हुआ है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। तो सबको पता है कि रामेश्वरम में तो होगा नहीं, और इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है। तो अंडमान एंड निकोबार कहाँ है सबको पता होगा। जो भी हमारा अंडमान एंड निकोबार का हिस्सा है वो टच करेगा केवल हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन को, या हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, हमारा बचता है कन्याकुमारी और रामेश्वरम। तो कन्याकुमारी इसका सही आंसर होगा, और ये जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, मतलब कि सबसे दक्षिणोत्तर बिंदु इस समय का कन्याकुमारी है। पहले इसका दक्षिणोत्तर बिंदु जो था वो इंदिरा पॉइंट था, लेकिन 2004 के सुनामी के बाद ये पूरी तरह से डूब चुका है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है वो एक आखिरी पॉइंट भी है इंडिया का, दक्षिणतम आखिरी पॉइंट है।